हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका आज के सेशन में। बीच में थोड़ा सा हमारा 1-2 दिन का गैप रह गया जिसमें कि वीडियोस नहीं डाल पाए। चलिए आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। एलिगेशन के जो क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं उनको शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ 30% ethanol solution is mixed with another ethanol solution, say S of unknown concentration in the proportion 1:3 by volume। 30% एथेनॉल विलियन को हमने एक और एथेनॉल विलियन के साथ में मिलाया है जिसका हमने जो कंसंट्रेशन है मान लिया है कि एस है, क्योंकि गिवन नहीं है हमको क्वेश्चन में, और 1:3 के रेशियो में मिलाया जाता है। फिर इस मिश्रण को समान मात्रा में 48% एथेनॉल सॉल्यूशन के साथ में मिलाया जाता है और इफेक्टिवली जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसमें 59.25% एथेनॉल है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस की वैल्यू क्या होगी। ओके, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ गिवन है कि पहले तो हमने 30% एथेनॉल मिक्सचर लिया और उसको एक और एथेनॉल मिक्सचर के साथ में मिलाया है जिसका कंसंट्रेशन एस है, रेशियो है 1:3। बट क्योंकि एस की वैल्यू हमें नहीं पता इसलिए रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें पता नहीं चल पाएगा, तो यहाँ पे एलिगेशन हम नहीं लगाएंगे पहले। फिर इसके बाद में कह रहा है इस मिक्सचर को, यानी कि जब दोनों को हमने मिक्स कर लिया तो इस वाले मिक्सचर को हमने समान मात्रा में 48% एथेनॉल विलियन के साथ में मिलाया है, जिससे कि हमारा जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है इसमें 59.25% एथेनॉल आ रहा है। यानी कि जितना हमारा मिक्सचर बना है उतना ही हमने 48% एथेनॉल सॉल्यूशन को मिलाया है, और इस वजह से जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है हमारा उसमें 59.25% एथेनॉल है। ये बात क्लियर होती है हमें। तो यानी कि हमें हमारे जो भी मिक्सचर बना होगा, जो भी उसका कंसंट्रेशन रहा होगा, उसमें हमने इक्वल वॉल्यूम में 48% एथेनॉल सॉल्यूशन मिलाया है, और रिजल्टेंट हमारा जो आया है उसमें 59.25% एथेनॉल है, जो कि 48 से कितना ज़्यादा है, 11.25 ज़्यादा है। और एवरेज हमारा हमेशा दोनों वैल्यूज़ के बीच में होगा, और क्योंकि इक्वल वॉल्यूम में है दोनों, 1:1 के रेशियो में है, तो जैसे हमने 11.25 यहाँ पे ऐड किया है तो यहाँ भी 11.25 स्ट्रेट अवे ऐड कर देंगे, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वैल्यू आ जाएगी 59 + 11 70.50%। क्योंकि 1:1 है इसलिए डायरेक्टली कर सकते हैं। अदरवाइज देखते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 11.25 और फिर यहाँ पे जितना होता है उस हिसाब से काउंट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई कि मिक्सचर का जो कंसंट्रेशन है वो है 70.50 एथेनॉल। ये बात तो गिवन हो गया हमें। अब 30% वाले को हमने मिलाया है एस वाले से, और रिजल्ट में हमें मिला है 70.50%, और मिलाया है हमने 1:3 में, 1:3 में मिलाया है। और 30 में जब हम 40.50 ऐड करेंगे तब जाके हमको मिलेगा 70.50, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 40.50। और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी 40.50 डिवाइडेड बाई 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 का 13 आ गया, 13 3 39.15, 13.50% ये वैल्यू आ गई हमारी। और अब हमें 1 यूनिट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि हमारा एवरेज है 70.50 जो कि 30 और एस के बीच में होगा, यानी कि एस की वैल्यू 70.50 से ज़्यादा होगी, तो हमें 13.50 इसमें ऐड करना पड़ेगा, और एस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 70 + 13 83 + 1 84%। हमारा आंसर होगा 84%। क्या ये बात समझ में आती है, क्लियर होती है बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर है। अगला सवाल हमसे कह रहा है एट अ पार्टी ओनली कपल्स आर इनवाइटेड। एक पार्टी में सिर्फ कपल्स को ही आमंत्रित किया जाता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को ही आमंत्रित किया जाता है। और क्योंकि कपल्स को ही इनवाइट किया जा रहा है तो जितने भी कपल्स होंगे मेल्स और फीमेल्स टोटल में इक्वल होंगे। ये पहली लाइन का ये मतलब हुआ हमारे लिए। इन बातों को समझते चलना है। ठीक है, पहली लाइन का मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में, जो कि आगे कहीं गिवन नहीं होगा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि आमंत्रित लोगों में से 44 सही 4/9% शाकाहारी हैं, 44 सही 4/9% शाकाहारी हैं, और 60% पुरुष मांसाहारी, 60% ऑफ द मेल्स आर नॉन वेजिटेरियन, तो हमें बताना है शाकाहारी पुरुष और मांसाहारी महिलाओं का अनुपात क्या होगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेजिटेरियन मेल्स एंड नॉन वेजिटेरियन फीमेल्स। हर एक क्वेश्चन में पॉज करके खुद से जरूर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, तभी मजा आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, पहली चीज़ हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, कपल्स को इन्वाइट किया, यानी 50-50 है, जितने मेल्स हैं उतने ही फीमेल्स हैं। फिर हमें गिवन है कि 44 and 4/9% शाकाहारी हैं, यानी कि मेल्स और फीमेल्स को मिला के कितने हैं, 44 and 4/9% ओवरऑल वेजिटेरियंस हैं। अगर हम वेजिटेरियंस का पे एलिगेशन लगाते हैं तो ये हमारा ओवरऑल एवरेज आएगा 44 and 4/9%। और हमको पता है मेल्स और फीमेल्स इक्वल हैं, 1:1 बराबर हैं। ठीक है, और साथ में हमें पता है 60% मेल्स नॉन वेजिटेरियन है।
अगर 60% मेल्स नॉन वेजिटेरियन यानी कि 40% मेल्स वेजिटेरियन होंगे, और अगर 40% मेल्स हमारे वेजिटेरियन हैं तो यहाँ से क्या हमें ये वैल्यू फीमेल्स के लिए मिल पाएगी? भाई 1:1 का रेशियो है, 40% मैंने कितना ऐड किया है? 4 सही 4/9%, तो हमें 44 सही 4/9% मिला है। सेम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, क्योंकि 1:1 का रेशियो है, हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है, 4 सही 4/9% है, तो ये हम वैल्यू यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। 44 सही 4/9 में जब 4 सही 4/9 ऐड कर रहे हैं तो फीमेल्स के लिए हमारा जो परसेंटेज आएगा वो आ जाएगा 44 + 4 48 सही 8/9%। 48 सही 8/9%। क्या ये बात क्लियर होती है? यानी कि 48 एंड 8/9% महिलाएं शाकाहारी हैं, वेजिटेरियंस हैं। और यहां से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी कि कितने परसेंट फीमेल नॉन वेजिटेरियंस होगी? 51 सही 1/9% फीमेल्स ऐसी होंगी जो कि नॉन वेजिटेरियन होंगी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। और क्वेश्चन हमसे पूछा रेशियो किसका? वेजिटेरियन मेल्स का और नॉन वेजिटेरियन फीमेल्स का। नॉन वेजिटेरियन फीमेल्स का हमें परसेंटेज पता चल गया है, और क्योंकि ओवरऑल मेल्स और फीमेल्स इक्वल हैं, ओवरऑल मेल्स और फीमेल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो ये कितना है परसेंटेज ऑफ फीमेल्स, इतनी परसेंट फीमेल्स जो है वो नॉन वेजिटेरियन होंगी। सिमिलरली मेल्स जो कि वेजिटेरियन हो कितने होंगे? ऑलरेडी हमें पता है 40%, और ये वैल्यू होगा 40% ऑफ मेल्स। बट हमको पता है क्योंकि मेल्स और फीमेल्स तो इक्वल है, इजंट इट सो, तो डायरेक्टली हम इनका रेशियो ले सकते हैं, और मेल्स और फीमेल्स बराबर है तो ये तो 1:1 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा 40 एंड 51 एंड 1/9%। 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, तो 40 × 9 आ जाएगा 360, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले 51 × 9 होगा, +1 होगा। 51 × 9 कितना है? 50 9 450, +9 459, +1 460, तो रेशियो आ गया हमारा 360:460। क्या ये बात समझ में आती है? मेल और फीमेल को हमने इसलिए कैंसिल आउट किया है क्योंकि उनका रेशियो 1:1 था, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा है हमारा रेशियो 36:46, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 18:23। ऑर्डर हमारा करेक्ट है, आंसर आ जाएगा 18:23। ऑर्डर भी लास्ट में ध्यान देना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहले मेल्स हैं वेजिटेरियन मेल्स, फिर नॉन वेजिटेरियन फीमेल्स। 18:23 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जस्ट इन केस अगर मेल और फीमेल्स का रेशियो इक्वल नहीं होता, कुछ और रेशियो होता, तो उस हिसाब से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर लेटेस्ट से हमें इस क्वेश्चन में गिवन होता कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो है 2:3, ठीक है, तब हम क्या करते? तब 40 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करते, और यहाँ 51 सही 1/9 में हम 3 मल्टीप्लाई करते और तब रेशियो लेते, ठीक है। ये तब होता अगर ऐसा होता तो, पर ऐसा तो है नहीं, तो हमारा आंसर 18:23 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे कंटिन्यू करते हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करना है, कमेंट में जरूर मेंशन करना है कि आपको क्या चीज़ें पसंद आई हैं। कहीं पे कोई डाउट हो तो भी ज़रूर से ज़रूर बताना है। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2022 में एक लाइब्रेरी में टोटल 1150 किताबें थी, 2 कैटेगरीज में। इन 2022 एक पुस्तकालय में 2 श्रेणियों में समसामयिक और ऐतिहासिक, समसामयिक यानी कॉन्टेम्पररी, ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल किताबें, टोटल 1150 थी। 2023 में क्या हुआ? इन दोनों श्रेणियों में जो टोटल हमारा कलेक्शन था वो बढ़ के हो गया 1402 किताबों का। यानी कि किताबें हमारी लगभग कितनी बढ़ गई? 1150 से हो गई हैं 1402। यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है हमारा? 252 बुक्स का इंक्रीज हुआ है हमारा 2022 से 2023 एक साल में। इस अवधि के दौरान ऐतिहासिक पुस्तकों में 24% की वृद्धि हुई है, हिस्टोरिकल बुक्स में 24% का इंक्रीज हुआ है, जबकि समसामयिक पुस्तकों में, कंटेम्पररी बुक्स में 20% का इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन हमसे पूछा 2023 में समसामयिक पुस्तकों की संख्या कितनी होगी? अच्छा सवाल है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन कितना भी अच्छा कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना बनाया जाए। पहली चीज 252 का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज किस पे होगा? बेस वैल्यू पे होगा, यानी कि 1150 पे होगा, तो परसेंटेज में हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो बाकी वैल्यूज हमें गिवन है जिन पे हमें एलिगेशन लगाना है, एक है वैल्यू 20% कंटेम्पररी बुक्स में, एक वैल्यू 24% हिस्टोरिकल बुक्स में, तो हमें यहाँ पे भी परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 252 का इंक्रीज हुआ है कितने में? 1150 में, और परसेंटेज में आगे 252/1150 गुणे 100, 0 से कटा 0, 5 से काटेंगे नीचे आएगा 23, और ऊपर बचेगा 2, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई? 504/23। परसेंटेज में इससे ज़्यादा ये कैंसिल आउट होगा नहीं, क्योंकि 23 से डिविजिबल है नहीं ऊपर वाला नंबर, ठीक है। तो हमें एलिगेशन अब लगाना स्टार्ट कर देना है। 20% इंक्रीज हुआ है कॉन्टेम्पररी बुक्स में, 24% इंक्रीज हुआ है हिस्टोरिकल बुक्स में,
और ओवरऑल इंक्रीज हुआ है हमारा 504/23% का, यानी कि ओवरऑल वाला जो वैल्यू है ये हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है। तो हम पूरी वैल्यूज़ में 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि सारी वैल्यूज़ इंटीजर में आ जाए, हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाए। 23 इंटू 20 आ जाएगा 460, ये वैल्यू आ जाएगी 504। और 23 इंटू 24 कितना आएगा भाई? 23 इंटू 23 कितना होगा? 529। 23 का स्क्वायर 529 हुआ, 529 में 23 जोड़ेंगे 530 प्लस 22 552। ठीक है, 552 आएगा। अब एलिगेशन लगाते हैं। 504 में से 460 घटाया कितना आया? 44 आया। और 552 ने 504 घटाया 48 आया, यानी कि रेशियो आ गया 48:44 का। 4 से काटा आ गया 12:11 का। और ये रेशियो हमारा किस चीज़ का आया होगा? ये इनिशियल वैल्यूज़ का, क्योंकि इंक्रीज बेस वैल्यू पे होगा। तो ये हमारा जो रेशियो आया है, ये रेशियो है रेशियो ऑफ बुक्स कैटेगरी वाइज। कब का? इन 2022। 2023 का नहीं होगा, 2022 का होगा, क्योंकि बेस वैल्यू पे हमेशा कैलकुलेट होगा। और बेस वैल्यू हमारा क्या है? इंक्रीज हमने किस पे काउंट किया है? 2022 पे काउंट किया है। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो आया है कैटेगरी वाइज 2022 का। लेकिन क्वेश्चन हमसे 2022 के लिए नहीं इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा है 2023 में समसामयिक पुस्तकों की संख्या कितनी थी। तो पहली चीज़ तो हमारी ये पता चली है कि टोटल में, अगर टोटल हमारा 12:11 आया है रेशियो, यानी कि टोटल अगर 23 यूनिट बुक्स हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? 1150। 23 से काट दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। और टोटल 12 यूनिट वैल्यूज़ हैं। कितनी कॉन्टेम्परेरी बुक्स हैं हमारी? 12 यूनिट्स 2022 में। और 12 यूनिट कितना होगा? 12 इंटू 50, यानी कि 600 बुक्स होंगी 2022 में। क्वेश्चन पूछ रहा है 2023 में। और 2023 में कितनी होगी? 20% का इंक्रीज करना पड़ेगा इसमें। 600 में हम 20% का इंक्रीज करेंगे। 20% यानी कि 1/5। 600 का 20% कितना होगा? 120। तो 600 प्लस 120, यानी कि हमारी टोटल 720 बुक्स होंगी। 720 बुक्स आएंगी हमारी, जो कि कंटेम्प्रेरी बुक्स होंगी। क्लियर है ये बात? सिमिलरली अगर हम हिस्टोरिकल बुक्स के लिए देखते हैं तो 2022 में कितनी होंगी? 11 इंटू 50, यानी कि 550। और 2023 में हो जाएंगी 24% का इंक्रीज आएगा 550 पे। ठीक है, ये वैल्यू कितना आएगा? 550 इंटू 24/100, या 550 इंटू 6/25। ठीक है, 25 से कितनी बार जाएगा? 22 बार, यानी कि 120 132। तो 550 प्लस 132 यानी कि 682 बुक्स होंगी। 720 प्लस 682 हमारा टोटल मैच करेगा 1402। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर होती है? सेशन पसंद आ रहा है? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पसंद आया? समझ में आया पूरा का पूरा प्रॉपर्ली? एक एक छोटी छोटी चीज़ को हमने ध्यान दिया है। ठीक है, छोटी छोटी बातें जो समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये रेशियो हमारा किस चीज़ का आ रहा है। ये बार बार हर एक क्वेश्चन में मैं इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे, जब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होगा तो वहाँ पे ये कन्फ्यूजन ज़रूर आएगा और एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है। तो ये चीज़ आपको हर एक क्वेश्चन में क्लियर करते चलना है कि हम रेशियो किन वैल्यूज़ का निकाल रहे हैं और किन वैल्यूज़ का रेशियो हमारा आ रहा है। रेशियो हमेशा बेस वैल्यू का आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी हैं और उनके पास कुल मिला के 1200 रुपये हैं। ए अपने पैसे का 12% खर्च करता है जबकि बी अपने पैसे का 20% खर्च करता है। उनके पास एक ऐसी राशि बची है जो कुल राशि का 85% है। दे आर लेफ्ट विद अ सम दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 85% ऑफ द होल सम। हम हर उस टाइप का क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आता रहता है, ताकि एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आए तो आपको नया ना लगे और आपको हर तरह के क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस हो, एक अभ्यास हो, चीज़ें समझ में आ रही हो। ठीक है, तो हमारा 12% खर्च कर रहा है ए, 20% खर्च कर रहा है बी। लेकिन जब दोनों को हम मिला के बात करते हैं तो 85% उनके पास सम बचा हुआ है। अगर 85% सम बचा हुआ है यानी कितने परसेंट उन्होंने खर्च कर दिया है? 85% बचा हुआ है, यानी कि 15% उन्होंने खर्च कर दिया है। 15% उन्होंने खर्च कर दिया है। और ए ने खर्च किया है 12% अपने हिस्से का, बी ने खर्च किया है 20%, और नेट में खर्च हुआ है 15%। लग गया एलिगेशन। 15 में 12 गया 3, 20 में 15 गया 5, यानी कि 5:3 का हमारा रेशियो है। और ये रेशियो किस चीज़ का आएगा? बेस वैल्यूज़ का। 12% ए ने किसका खर्च किया है? उसके पास जो पैसा था। बी ने 20% किसका खर्च किया है? उसके पास जो पैसा था। ये 5:3 रेशियो आया है, रेशियो ऑफ अमाउंट्स विद ए एंड बी इनिशियली, यानी ए और बी के पास इनिशियली जो अमाउंट्स थे ये उनका रेशियो है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि ए के पास अब कितना अमाउंट बचा हुआ है। इनिशियली ए के पास 5 यूनिट था, बी के पास 3 यूनिट था, टोटल था 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू थी 1200 रुपये।
अगर 8 यूनिट की वैल्यू थी 1200 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200/8, यानी कि 150 रुपये। और यहाँ से हमें ए के पास अमाउंट पता चल जाएगा जो कि है 5 यूनिट, यानी कि 5 × 150, 750 रुपये। ये तो था इनिशियली अमाउंट, लेकिन 12% इन्हें खर्च कर दिया है, तो 12% इसका घटाना पड़ेगा। 12% कितना आएगा? 750 इंटू 12% नहीं, 3/25, तो 30 दिया 90 रुपये होगा। 90 रुपये घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 660 रुपये। क्या ये बात क्लियर होती है, समझ में आती है? ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा 660 रुपीज़। ऑप्शंस में अगर आप देखोगे 750 रुपये भी है, ताकि जल्दबाजी में आप उस आंसर को मार्क कर दो। तो कभी भी इतनी जल्दबाजी में नहीं रहना है कि आप आंसर कोई पूरा मेथड सब कुछ सही करने के बाद गलत करके चले आओ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कॉपर इज 10/3 टाइम्स एज हैवी एज एल्यूमिनियम एंड गोल्ड इज 43/20 टाइम्स एज हैवी एज कॉपर। बड़ा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंगली अगर हम डेंसिटी की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हैवीनेस की बात कर रहे हैं, हैवी होने का मतलब क्या हुआ कि सेम वॉल्यूम के लिए ज़्यादा वेट है, सेम वॉल्यूम के लिए ज़्यादा वेट है। और वेट बाई वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है? डेंसिटी होता है। डेंसिटी होती है हमारी वेट बाई वॉल्यूम। तो सेम वॉल्यूम के लिए जिसमें ज़्यादा वेट होगा वो ज़्यादा हैवी होगा, यानी कि कॉपर एल्यूमिनियम से ज़्यादा हैवी है, क्वेश्चन हमें ये बता रहा है। और 10/3 टाइम्स ज़्यादा हैवी है, एज हैवी, 10/3 टाइम्स एज हैवी। गोल्ड इज 43/20 टाइम्स एज हैवी, यानी कि गोल्ड कॉपर से भी 43/20 टाइम्स हैवियर है। ठीक है, ज़्यादा एज हैवी है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं कॉपर और गोल्ड को, तो रिजल्टिंग अलॉय हमारा 21/5 टाइम्स एज हैवी एज एल्यूमिनियम होगा। तो रेशियो हमारा क्या होना चाहिए कॉपर और गोल्ड का? इंटरेस्टिंगली अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की फैक्चुअली अगर बात करें, तो एल्यूमिनियम एक्चुअल में 2.7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होता है एल्यूमिनियम का। वहीं कॉपर का जो डेंसिटी होता है 8.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। और गोल्ड यानी AU, गोल्ड का जो हमारा डेंसिटी होता है वो होता है रफली 19.3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, शायद 19.3 के आसपास ही होता है। जिसका ज़्यादा डेंसिटी उसकी ज़्यादा कीमत, वैसा दिख रहा है यहाँ पे। इजंट इट सो? ठीक है, फैक्चुअल बात होगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कॉपर की डेंसिटी है 10/3 टाइम्स एज हैवी एज एल्यूमिनियम। क्योंकि सबका कंपेरिजन एल्यूमिनियम से ही कर रहे हैं, तो गोल्ड को भी हम एल्यूमिनियम में ही कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये तो बात आ गई कॉपर की। गोल्ड का क्या आएगा? 43/20 टाइम्स एज हैवी एज कॉपर। तो 43/20 टाइम्स एज हैवी एज कॉपर, और कॉपर के लिए क्या है? 10/3 टाइम्स एज हैवी एज एल्यूमिनियम। तो 10/3 से मल्टीप्लाई करने से हमारा गोल्ड का भी हैवीनेस या डेंसिटी एल्यूमिनियम के टर्म्स में निकल आएगा। 10 से काटा 2 बचा नीचे, 43/6 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि गोल्ड एल्यूमिनियम से 43/6 टाइम्स हैवी है। और ओवरऑल जो हमारा परिणामी मिश्रण बन रहा है, परिणामी मिश्र धातु अलॉय बन रहा है, जो रिजल्टिंग अलॉय बन रहा है, वो है एल्यूमिनियम से 21/5 गुना भारी, यानी कि ओवरऑल बन रहा है 21/5 टाइम्स। अब ये सारी वैल्यूज हमारी फ्रैक्शन में है, समस्या होगी ना। सबसे पहला काम इस समस्या को खत्म करेंगे। 3, 6 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3, 6 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 3 और 6 का 6 ही आएगा, 6 और 5 का 6 पंचे 30। तो 30 से पूरी इक्वेशन को, सारी वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई समस्या नहीं। 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 10 × 10 100। ये हो जाएगा 21 × 6, यानी कि 126। और ये वैल्यू हो जाएगी 43 × 5, यानी कि 215। क्लियर है? 126 में से 100 घटाया 26 आ जाएगा। 215 में से 126 घटा रहे हैं, यानी 126 + 74 200 + 15 74 + 15 89। तो रेशियो हमारा आ जाएगा कॉपर और एल्यूमिनियम का 89:26। ये कॉपर और एल्यूमिनियम का हमारा रेशियो आ गया क्वेश्चन ने। सॉरी, कॉपर और गोल्ड का, एल्यूमिनियम का नहीं, कॉपर और गोल्ड का हमारा जो रेशियो आ जाएगा 89:26 आ जाएगा। क्लियर होती है बात? ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक एलॉय है हमारा, एक मिश्र धातु है ए, जिसमें 76% तांबा है, 76% कॉपर है और बाकी एल्यूमिनियम है। ए में 76% कॉपर है और बाकी यानी कि 24% एल्यूमिनियम है। एक और एलॉय बी है जिसमें 85% कॉपर है, 12% एल्यूमिनियम है और बचा जो वो जिंक है, वो जस्ता है। कितना बच गया? 85 + 12 97%, यानी कि 3% जिंक है। इन दोनों को मिला के हम एक एलॉय बना रहे हैं सी, और इस तरह से बना रहे हैं कि सी में 16 और 4/5% एल्यूमिनियम होगा।
ए में 24% एल्यूमिनियम है, बी में 12% एल्यूमिनियम है, और जो सी बन रहा है हमारा उसमें 16 से ही 4/5% एल्यूमिनियम है। तो यहाँ से एलिगेशन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ए और बी का क्या रेशियो होने वाला है, क्या प्रोपोर्शन होने वाला है। ए में है 24% एल्यूमिनियम, बी में है 12%, और ओवरऑल कितना है 16 सही 4/5 कितना होगा, 16 पंचे 80 + 4, 80 + 4 84/5%, 84/5% रिजल्टेंट वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि 5 से हम गुणा कर देंगे सारी वैल्यूज़ को, तभी तो इंटीजर में आएंगी। जैसे ही 5 से गुणा करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 120, ये आ जाएगी 60, और ये रहेगी 84, ये 84। 120 में 84 घटाएंगे 36, 84 में 60 घटाएंगे 24, 24:36, यानी कि 2:3, क्योंकि 12 से ये कट जाएगा, 2:3 हमारा रेशियो आ जाएगा ए और बी का एलॉय सी में। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है। फिर क्वेश्चन हमसे पूछा परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना होगा सी में, सी में कॉपर का परसेंटेज कितना होने वाला है। ठीक है, अब हमें पता है कि ए में है 76% कॉपर, बी में है 85% कॉपर, और ए और बी को हमने 2:3 में मिलाया है। ठीक है, तो या तो आप वापस से एलिगेशन लगाओ, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 76% तो ए में है ही है। ठीक है, बी में कितना है 85%, यानी 76% + 9%, जो 9% एक्स्ट्रा है इसकी वजह से हमारा एवरेज की वैल्यू 76 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 76 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 9% बी में 76% से ज़्यादा है कॉपर। ठीक है, और बी कितना है, टोटल अगर 5 यूनिट है तो उसमें से बी 3 यूनिट है, यानी कि बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 3 यूनिट, और हर एक यूनिट में 9% ज़्यादा है, तो 3 × 9 बटे टोटल यूनिट्स कितनी है 5, यानी 76 + 27/5, 76 + 5.4, यानी कि 81.4% हमारा कॉपर होगा ओवरऑल में। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होती है बात ये। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहीं कोई समस्या। ठीक है, अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एन अलॉय द रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन इज 4:1। एक मिश्र धातु में तांबे और टिन का जो अनुपात है वो है 4:1। दूसरा एक और मिश्र धातु है जिसमें 64% तांबा है, 12% टिन है, और बाकी बचा हुआ जिंक है, जस्ता है। यदि दोनों को हम इस प्रकार से मिलाएं कि नई मिश्र धातु में 17% टिन हो, तो नई मिश्र धातु में जिंक का परसेंटेज कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, हमें पता है पहली वाली जो मिश्र धातु है हमारी, ठीक है, अगर पहले वाले मिश्र धातु को एलॉय 1 को में कितना दिया है, तांबे और टिन का अनुपात कितना है 4:1, यानी कि 80% कॉपर होगा, 4:1 यानी 80-20। ठीक है, 20% टिन होगा, और एलॉय 2 में 64% कॉपर है और 12% टिन है, साथ में बचा हुआ जस्ता है यानी जिंक है। जिंक कितना होगा 64 + 12 76, यानी 24% जिंक होगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो नई हमने एलॉय बनाया है A1 और A2 को मिला के, एलॉय 1 और एलॉय 2 को मिला के, उसमें टिन पहले वाले 20% है, दूसरे में 12% है, लेकिन ओवरऑल में 17% है। कोई दिक्कत नहीं, 20 और 12 को मिलाया और इफेक्टिवली हमारा 17% आया है रिजल्टेंट एलॉय में, एलॉय 1 और एलॉय 2 से। एलिगेशन लगा दो कि 20 में 17 घटा 3 आया, 17 में 12 घटा 5 आया, यानी कि 5:3 में हमने मिक्स किया होगा। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नई मिश्र धातु में जिंक का परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, जिंक पहले वाले में तो 0 है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड एलॉय में है, इजंट इट सो। तो जब हमने 5 और 3 के अनुपात में दोनों एलॉयज को मिलाया है A1 और A2 को, पहले वाले में तो है ही नहीं जिंक, और दूसरे वाले में है 24%। तो ओवरऑल में क्या मामला बनेगा, सिर्फ और सिर्फ टोटल अगर हमारा 8 यूनिट होगा, उसमें से 3 यूनिट एलॉय 2 है और उसी में हमारा मिलने वाला है जिंक, तो जिंक हो जाएगा 24 यूनिट्स होगा एलॉय 2 में, जो कि 3 यूनिट है। 24 × 3 डिवाइडेड बाई 8, 24 × 3/8, 8 या 24, 3 × 3, यानी कि 9% हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। बेसिकली यहाँ पे क्या किया हमने, वेट एवरेज निकाला है, इजंट इट सो। ये तो 5 × 0 0 हो गया, ये होगा 3 × 24, यानी 72/8, यानी कि 9%। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर सवाल कह रहा है ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक का, पीतल तांबे और जस्ते का एक मिश्र धातु है, ब्रॉन्ज एक दूसरा एलॉय है जो कि 80% कॉपर कंटेन करता है, 4% जिंक कंटेन करता है और 16% टिन कंटेन करता है। कांस्य यानी कांसा एक दूसरा मिश्र धातु है जिसमें 80% तांबा है, 4% जस्ता है
और 16% टिन है। जब दोनों मिश्र धातुओं का हम एक मिश्रित द्रव्यमान बनाते हैं, यानी कि दोनों को मिक्स करते हैं, एक फ्यूज्ड मास यानी कि दोनों को मिक्स किया गया और उसमें 74% तांबा है, 16% जस्ता है और 10% टिन है। क्वेश्चन पूछ रहा है पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या रहा होगा। ठीक है भाई, तो पहला हमारा ब्रास है और ब्रास में हमें कॉपर तो मिलेगा ही मिलेगा और जिंक मिलेगा, कितना कितना है ये नहीं पता है। ठीक है, दूसरा हमारा है ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज में 80% कॉपर है, 4% जिंक है और टिन भी है साथ में 16%, जो कि पहले वाले में 0 है। जब हमने दोनों को मिक्स किया है तो दोनों को मिक्स करने पे हमारा जो बन रहा है नया एलॉय उसमें 74% कॉपर है, 16% जिंक है और 10% टिन है। हमें किस पे एलिगेशन लगाना चाहिए? देखो पहले वाले में हमें कॉपर की वैल्यू पता ही नहीं है, जिंक की भी वैल्यू पता ही नहीं है। ठीक है, तो कॉपर या जिंक पे हम कैसे एलिगेशन लगाएंगे जब हमें कोई भी आइडिया नहीं है उनके बारे में। हाँ, इतनी सी बात हमें ज़रूर पता है कि पहले वाले में टिन 0% है और दूसरे वाले में टिन 16% है, यानी ब्रॉन्ज में टिन हमारा 16% है और ओवरऑल में 10% है। तो डेफिनेटली हम टिन पे एलिगेशन लगा सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी होगी एलिगेशन उसी पे तो लगाएंगे, इजंट इट सो? तो तीन वैल्यूज़ हमें तीनों की तीनों वैल्यूज़ पता है, किसके लिए? टिन के लिए पता है। तो टिन पे एलिगेशन लगाते हैं। तो टिन पहले वाले में 0% है, दूसरे में 16% है, ओवरऑल में 10% है। 16 में 10 घटाया 6 बचा, 10 में 0 घटाया 10 बचा, यानी कि 3:5 के रेशियो में हमने मिक्स किया है ब्रास और ब्रॉन्ज को, 3:5 के रेशियो में मिक्स किया है। ठीक है, क्लियर होती है बात? फिर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पीतल में तांबे और जस्ते का रेशियो क्या होगा। किसी भी एक का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, दूसरे का वैसे ही पता चल जाएगा। तो इफेक्टिवली अगर हम जिंक की बात करें तो पहले वाले में जिंक हमको पता नहीं कितने परसेंटेज है, ठीक है, पर ये पता है कि ब्रॉन्ज में 4% है और मिक्स किस में किया है? 3:5 में किया है। ठीक है, जो भी रेशियो रहा होगा, पहले वाले में X% मान लिया, ठीक है, लिख देते हैं। और ओवरऑल हमारा कितना आ रहा है? 16% आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम एलिगेशन लगाएंगे, पहले अपना देख लेते हैं कि क्या वेट एवरेज से निकाल सकते हैं, ज़्यादा आसानी से निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3x + 20 डिवाइड बाई 8, 16% आ गया। तो यहाँ से 3x + 20 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 × 16 128, यानी कि x आ गया 36%। क्लियर है? 36% वैल्यू आ गई। या इसी चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं, देखो समझने के लिए, जहाँ पे हमें x की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बात एक ही है, कॉन्सेप्ट तो एक ही अप्लाई कर रहे हैं कि देखो 16% हमारा ओवरऑल एवरेज आ रहा है, ठीक है, और 4% 16% से कितना कम है? 12% कम है, 12% कम है और 5 यूनिट है। 4% हमारा जिंक ब्रॉन्ज में है और ब्रॉन्ज 5 यूनिट है, टोटल हमारा 8 यूनिट है, जिसमें से 5 यूनिट ब्रॉन्ज है और 3 यूनिट ब्रास है। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट में 12% कम है एवरेज से, तो 5 यूनिट में कितना होगा? 5 × 12 यानी 60% कम होगा। और अगर एक तरफ 60% कम है तो दूसरी तरफ हमें 60% ज़्यादा रखना पड़ेगा। और क्योंकि ब्रास हमारा 3 यूनिट है तो 1 यूनिट पे कितना वेटेज ज़्यादा होगा? 60% बटे 3, यानी कि एवरेज से 20% ज़्यादा, यानी कि ब्रास में 16% तो होगा ही होगा, प्लस 20% और एक्स्ट्रा जिंक होगा, यानी कि 36% जिंक होगा हमारा ब्रास में। ब्रास में 36% जिंक होगा। क्या ये बात समझ में आती है? और अगर 36% जिंक है तो कॉपर हो जाएगा बचा हुआ, यानी कि 64%, क्योंकि टिन तो था ही नहीं। ठीक है, 64:36 हमारा रेशियो आ जाएगा, जो कि सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा ऑप्शन सी 16:9। क्लियर होती है बात? समझ में आती है? ठीक है, और यही सेम चीज़ हम एलिगेशन से भी कर सकते थे कि एलिगेशन में 3:5 लगा देते तो भी वही कहानी बनती है हमारी। ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन एन अलॉय रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन इज 2:3। एक मिश्र धातु में तांबे और टिन का अनुपात 2:3 है। एक और मिश्र धातु है इन अनदर अलॉय देयर इज 56% कॉपर एंड रेस्ट इज टिन एंड जिंक। दूसरे मिश्र धातु में 56% तांबा है और शेष टिन और जस्ता है। यदि दोनों को हम इस प्रकार से मिलाएं कि नई मिश्र धातु में तांबे और टिन का जो अनुपात है वो 10:9 हो और 5% जस्ता। ध्यान से इस लाइन को पढ़ने की जरूरत है। इफ बोथ आर मिक्सड इन such a ratio such that new alloy contains copper and tin in the ratio 10:9 and there is 5% zinc, then what is the percentage of tin in the second alloy? तो यानी कि हमें जो नया वाला
मिश्र धातु हम बना रहे हैं उसमें तांबे और टिन का रेशियो तो गिवन है 10:9, पर सिर्फ और सिर्फ इतना देख के हम परसेंटेज की वैल्यू पता नहीं लगा सकते, क्योंकि साथ में ये भी गिवन है कि 5% जस्ता भी है। ठीक है, 5% जस्ता है और बचा हुआ जो तांबा और टिन है, यानी कि कॉपर और टिन का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 10:9, और 5% हमारा जिंक है। तो अगर 5% जिंक है तो बचा कितना, 95% ही तो बचा, और उस 95% को हमें 10:9 में तोड़ना है। 10 और 9 मिला के कितना हुआ 19 यूनिट, और 19 यूनिट की वैल्यू अगर 95% है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5%। 5%, यानी कि यहां से कॉपर की वैल्यू मिल गई हमको 50%। 50% तो कॉपर होगा और 45% हमारा जिंक होगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? सॉरी, 45% टिन होगा, जिंक तो ऑलरेडी 5% है। ठीक है, 45% टिन होगा। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये वैल्यूज हमको मिल गई। फिर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसके बाद में कहानी है। पहले वाले में हमें पता ही है रेशियो है कॉपर और टिन का 2:3, यानी कि पहले वाले में 40% और 60% है, और दूसरे वाले में 50% और 45% है। क्लियर है? ठीक है, तो और दोनों को हम किस तरह से मिला रहे हैं कि इफेक्टिवली ये नई वाली, सॉरी, पहले वाले में 40% 60% है, दूसरे में 56% है, बाकी टिन और जस्ता है, और जो ओवरऑल हमारा बन रहा है उसमें ये हमारा परसेंटेज आ रहा है कॉपर का, टिन का और जिंक का। ठीक है, एलॉय 1 में कॉपर है 40%, टिन है 60% और जिंक है 0। एलॉय टीम 2 में 56% कॉपर है, बाकी के बारे में हमको जानकारी नहीं है, और जो ओवरऑल हमारा मिक्सचर बन रहा है उसमें 50% कॉपर है, 45% टिन है और 5% जिंक है। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज हमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर के लिए ही पता है, तो क्योंकि कॉपर के लिए हमें तीनों वैल्यूज पता है तो कॉपर पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं, तो कॉपर पे एलिगेशन लगा देते हैं। 40 56 से बना है 50, 6 आएगा 10 आएगा, यानी कि 3:5 का हमारा रेशियो आ गया। एलॉय 1 और एलॉय 2 को हमने 3:5 में मिलाया है, यहाँ से ये बात समझ में आ गई। ठीक है, 3:5 में मिलाया है। क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरे वाले मिश्र धातु में टिन कितना होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, पहले वाले में 60% है, दूसरे वाले में पता नहीं कितना है, रेशियो हमारा 3:5 का है, और ओवरऑल में 45% आ रही है। ठीक है, यानी कि पहले वाले में कितना परसेंट कम है, पहले वाले में 60% है, यानी कि 15% ज्यादा है। एक यूनिट में टोटल 3 यूनिट है, जबकि दूसरा वाला 5 यूनिट है, टोटल 8 यूनिट है, दोनों यूनिट दोनों का मिला के। ठीक है, 15 3 45% ज्यादा है, 45% ज्यादा है। तो अगर 45% एवरेज से ज्यादा है तो दूसरे वाले में 45% कम होना चाहिए एवरेज से, -45% होना चाहिए। लेकिन दूसरा वाला 5 यूनिट है हमारा, दूसरा वाला एलॉय 5 यूनिट है, तो एक यूनिट पे कितने का फर्क पड़ेगा, एक यूनिट पे पड़ेगा 45/5, यानी कि 9% कम होगा एक यूनिट में, एवरेज से 9% कम, यानी कि 45 - 9 यानी कि 36%। क्लियर है? 36% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही बात एलिगेशन से करते तो 60, और दूसरी वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल 45 आ रहा है और 3:5 में मिलाया है। 60 - 45 कितना है, 60 में से 15 घटाएंगे तब 45 आएगा, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3 के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर है, 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 9 के बराबर हो जाएगी, और एवरेज हमारा 60 और जो दूसरी वैल्यू है उसके बीच में होगा, यानी कि दूसरी वैल्यू 45 से कम होनी चाहिए, तो 45 में हमको 9 घटाना पड़ेगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 45 - 9 36%। तो आप जिस भी मेथड से कंफर्टेबल हो, दोनों ही मेथड समझ में आने ज़रूरी हैं, दोनों ही मेथड की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, ताकि जब हमें जैसा क्वेश्चन मिले तो वहाँ पे उसको वैसे सॉल्व किया जा सके। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बढ़िया सवाल है, कि एक राजा ने 8 किलो सोने और 2 किलो चांदी से मुकुट बनाने का आदेश दिया। अ किंग ऑर्डर्ड टू मेक अ क्राउन फ्रॉम 8 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड एंड 2 किलोग्राम्स ऑफ सिल्वर। सुनार ने क्या किया, कुछ मात्रा में सोना ले लिया। ठीक है, सुनार ने, द गोल्ड स्मिथ टुक अवे सम अमाउंट ऑफ गोल्ड। बेसिकली क्या हुआ, सुनार को राजा ने कहा कि भाई 8 किलो तुम्हें सोना लगाना है, 2 किलो चांदी लगाना है, सुनार को उतना सामान दे दिया गया। सुनार ज़्यादा समझदार निकला, उसने क्या किया कि हम ऐसा करते हैं कि
थोड़ा सा सोना निकाल लेते हैं और उसकी जगह पे चांदी डाल देंगे, और किसी को क्या पता चलेगा कि अंदर क्या लगा हुआ है। ठीक है, और उसने मुकुट बना दिया, और जो मुकुट बनाया वजन में कोई फर्क नहीं आया, वजन उसका अभी भी 10 किलोग्राम ही है, पहले भी 10 किलोग्राम था, बस फर्क सिर्फ क्या किया है कि कुछ गोल्ड को निकाल लिया है, उसकी जगह पे चांदी को लगा दिया है। राजा को थोड़ा सा, राजा समझदार था, राजा को इस बात की जानकारी थी कि वैसे तो वजन बराबर आएगा, लेकिन जब पानी के अंदर वजन करेंगे तो पानी के अंदर गोल्ड अपना वजन का 1/20 हिस्सा खो देता है, यानी कि गोल्ड का जो वजन है पानी के अंदर 5%, 1/20 कम हो जाता है, 1/20 कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है गोल्ड का। और 1/20 कितना होता है? 5%, यानी कि गोल्ड का वजन 5% कम हो जाता है। सिमिलरली अगर चांदी की बात करें तो चांदी का वजन पानी के अंदर 1/10 कम हो जाता है, 1/10 कम हो जाता है, यानी कि 10% डिक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर हम बाहर वजन कर रहे हैं तब तो 10 किलो ही वजन आने वाला है, लेकिन पानी के अंदर वजन कम होगा, लेकिन पानी के अंदर सोने का वजन अलग तरह से कम होगा, चांदी का वजन अलग तरह से कम होगा। तो पानी के अंदर कितना वजन ओवरऑल में कम हो रहा है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस मुकुट में कितना रेशियो है सोने और चांदी का। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, यानी कि एक स्मार्ट मेथड लगाया राजा ने कि जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है उस प्रोडक्ट के बनने के बाद भी कि उसमें कितना गोल्ड लगाया और कितना सिल्वर लगाया। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर क्राउन जो था उसका पानी के अंदर वेट आया है 9.25 किलोग्राम, यानी कि 750 ग्राम वजन कम हो गया है, तो गोल्ड कितना गोल्ड स्मिथ में चुराया होगा। वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे हमें ओवरऑल पता चल गया कि 9.25 किलोग्राम हो गया, यानी कि 10 किलोग्राम से घट के हो गया 9.25 किलोग्राम। कितना डिक्रीज आया है? 0.75 किलोग्राम्स का, और 10 किलोग्राम में ये डिक्रीज आया है, यानी कि परसेंटेज के टर्म्स में ये डिक्रीज कितना है? यह 0.75/10 इंटू 100, यानी कि 7.5%, 7.5% का डिक्रीज आया है, जबकि गोल्ड में 5% का डिक्रीज आता है और सिल्वर में 10% का डिक्रीज आता है। अब एलिगेशन लगा देते हैं। ठीक है, गोल्ड में 5% का डिक्रीज, सिल्वर में 10% का डिक्रीज, ओवरऑल डिक्रीज आया 7.5% का, यानी 7.5 माइनस 5 2.5, 10 माइनस 7.5 2.5, यानी कि 1:1 का रेशियो है, यानी कि जितना गोल्ड है उतना ही सिल्वर है, और 2 यूनिट पूरे की वैल्यू मिला के कितनी है? 10 किलोग्राम्स, यानी कि 5 kg उसमें गोल्ड होगा और 5 kg सिल्वर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मच गोल्ड वॉज स्टोलन बाय द गोल्ड स्मिथ। 8 किलो गोल्ड लगाना था, लेकिन लगाया है उसने सिर्फ 5 किलोग्राम्स, यानी कि 3 किलोग्राम कम लगाया है, और जितना कम लगाया है उतना ही तो चुराया होगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाने वाला है। बढ़िया सवाल, ऑप्शन सी 3 किलोग्राम्स। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेना है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना है इस बात को। क्या फर्क आया? क्योंकि ओवरऑल अगर हम बाहर देखते हैं तो बाहर तो वजन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, बट पानी के अंदर फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो राजा का यूरेका मोमेंट था। ठीक है, आर्किमिडीज की कहानी याद आ रही होगी, इजंट इट सो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आर्किमिडीज को भी तो अपना जो सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया उसमें यही चीज़ तो पता लगी थी। ठीक है, कि पानी के अंदर और बाहर में कहानी फर्क होता है। ठीक है, वॉल्यूम की वजह से, डेंसिटी की वजह से बेसिकली, क्योंकि हर चीज़ का डेंसिटी अलग अलग होता है। बहरहाल इस क्वेश्चन के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें जो हमने समझ ली हैं, कैसे एलिगेशन लगाना है, कहाँ एलिगेशन लगाना है और क्यों फर्क आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2 एलॉय लिए हैं हमने, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के, जिनका कुल मिला के जो वजन है वो है 20 किलोग्राम्स। ठीक है, और उनको हमने मिला दिया है। एक एलॉय है जिसमें कि 75% गोल्ड है और 31.25 ग्राम पर किलोग्राम सिल्वर है। 75% सोना है और हर किलोग्राम में 31.25% परसेंटेज 31.25 ग्राम पर किलोग्राम में सिल्वर है। ठीक है, दूसरे एलॉय में 85% गोल्ड है और 30 ग्राम्स पर किलोग्राम सिल्वर है। अब क्योंकि यहाँ पे एलॉय में देखो हर एक एलॉय में गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, कॉपर भी है, तो हम डायरेक्टली घटा के नहीं लिख सकते कि 75% गोल्ड है यानी कि 25% सिल्वर होगा, नहीं, क्योंकि कॉपर भी है। ठीक है, कॉपर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन कॉपर में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मेकर या एग्जामिनर कॉपर में इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए उसने इन्फॉर्मेशन सिल्वर के बेसिस पे दिया है और क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए कॉपर भी ऐड किया है ताकि आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओ।
पहले वाले में 31.25 ग्राम है पर किलोग्राम सिल्वर, दूसरे वाले में 30 ग्राम पर किलोग्राम सिल्वर है, और ओवरऑल में 617.5 ग्राम सिल्वर है, और ओवरऑल वजन कितना है 20 किलोग्राम। ठीक है, जब दोनों को मेल्ट करके एक बनाया है तो उसमें गोल्ड का परसेंटेज क्या रहेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब गोल्ड का परसेंटेज निकालने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों एलॉयज का सेपरेट वेट कितना है, या सेपरेट वेट का रेशियो कितना है, क्योंकि रेशियो से हम एलिगेशन लगा पाएंगे। ठीक है, टोटल 617.5 ग्राम चांदी है, कितने में 20 किलोग्राम में। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, इससे पर किलोग्राम कितने ग्राम पर किलोग्राम है उसका एवरेज हमारा पता चल गया, और पहले वाले में हमें पता है 31.25 ग्राम है पर किलोग्राम में, दूसरे वाले में 30 है, 30 ग्राम पर किलोग्राम। ओवरऑल आ रहा है 617.5 बटे 20, 20 से गुणा कर देंगे ताकि सारी वैल्यूज इंटीजर में आ जाए। पहले वाले में 20 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 31.25 है। अगर आप इस नंबर को अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ये 6.25 × 5 है। ठीक है, तो जैसे ही 20 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 625। सिमिलरली ये वैल्यू आ जाएगी 600, और ये तो 617.5 है ही। फिर घटाओगे आप 625 माइनस 617.5 यानी कि 7.5 आ जाएगी वैल्यू, और ये आ जाएगा 17.5। दशमलव से दशमलव हटा देंगे, फिर 25 से काटेंगे तो 7:3 हमारा रेशियो आ जाएगा। 7:3 का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, 7:3 का रेशियो आ जाएगा। पहले वाले में 75% है, दूसरे वाले में 85% है। 7:3 ने मिलाया है। डिफरेंस इनके बीच का कितना है, 10 का डिफरेंस है। 7 + 3 10 यूनिट, अगर 10% के बराबर है तो 1 यूनिट 1% के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और फिर 75 में 3 यूनिट ऐड कर देंगे, 75 + 3 यूनिट यानी 75 + 3 यानी कि 78% गोल्ड होगा। क्लियर है? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कहीं कोई समस्या? ठीक है, ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। समझ में आ रहा है क्वेश्चंस? हर एक क्वेश्चन समझ पा रहे हो? बढ़िया बढ़िया सवाल लिए हैं, इजंट इट सो? और सारे के सारे सवाल, हर एक सवाल डिफरेंट वैरायटी का है, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता रहे, कहीं पे कोई डाउट ना रहे। और जो भी डाउट रहे वो आप कमेंट में फिर भी मेंशन कर सकते हो। अगर फिर भी डाउट आता है, फिर भी कहीं पे आपको लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 वेसल्स हैं और दोनों में ही मिक्सचर है स्पिरिट और वाटर का। पहले वेसल में स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो है वो 8:3, और दूसरे वेसल में रेशियो है 5:1। एक 35 लीटर का कास्क है जिसको कि इन दोनों ही वेसल से फिल किया गया है, और जो कास्क है उसमें जो मिक्सचर है उसका रेशियो आ रहा है 4:1 का। तो क्वेश्चन कह रहा है कितने लीटर मिक्सचर हमने पहले वेसल से लिया होगा। ठीक है, हम रेशियो निकाल लेते हैं एलिगेशन लगा के दोनों का। अब दोनों में ही सेम चीज का रेशियो लेते हैं। जैसे पहला वेसल है हमारा V1, उसमें स्पिरिट ऑफ वाटर का रेशियो क्या है 8:3, यानी ओवरऑल अगर 11 यूनिट है तो उसमें 8 यूनिट स्पिरिट है। तो स्पिरिट के बारे में ही बात कर लेते हैं। पहले में कितना है 8/11, और दूसरे वेसल में 5:1 है, यानी कि स्पिरिट 5/6 है, और दोनों को मिला देंगे तो स्पिरिट आ रहा है हमारा 4:1 में, यानी कि 4/5 है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 11, 6 और 5 का, यानी कि 11 × 6 × 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बार मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि वैल्यूज आपस में कंसिस्टेंट नहीं है। तो 11 × 6 × 5 यानी पहली वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 8 × 48 पंचे 240। एवरेज क्या होगा 11 × 6 66 चौको 240 + 24 264, और ये वैल्यू आ जाएगी 5/6, यानी कि 6 की हो जाए 11 × 55 × 5 275। ज़्यादा डरावनी वैल्यूज थी, पर ओवरऑल इतना कोई मुश्किल वैल्यू नहीं आई। 264 में 240 घटाएंगे 24 आ जाएगा, 275 में से 264 घटाएंगे 11 आ जाएगा, यानी कि 11:24 में हमने वेसल 1 और वेसल 2 को मिलाया है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने लीटर हमने वेसल 1 से लिया होगा। टोटल कितना है 35 यूनिट आ रहा है, और क्वेश्चन में भी हमें 35 लीटर ही गिवन है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 1 लीटर, ईजी वैल्यू, यानी कि 11 लीटर हमने पहले बर्तन से लिया होगा। क्लियर है? ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। 11 लीटर पहले बर्तन से लिया होगा, 24 लीटर दूसरे बर्तन से लिया होगा। 11:24 का ओवरऑल रेशियो होगा। कोई भी और वैल्यू होती तो भी ऐसे ही निकालते। क्लियर है? ठीक है,
कहीं कोई समस्या? ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेसल ए कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:2। बर्तन ए में दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 1:2। बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात है 5:1। मिश्रण बनाने के लिए इस तरह से हमने मिलाया है कि दूध और पानी का अनुपात ओवरऑल में है 5:4। ठीक है, तो किसी भी एक पे एलिगेशन लगा सकते हैं, मिल्क पे लगाएं या फिर वाटर पे लगाएं। चलो मिल्क पे लगा लेते हैं। ए में पानी की दूध कितना है? 1:3, 1/3 है ओवरऑल में, टोटल में। दूध और पानी 1:2 है, लेकिन दूध और पानी मिला के तो 3 है, तो 1/3 है। बर्तन बी में दूध 5/6 है और ओवरऑल में 5/9 है। यानी कि कितने से मल्टीप्लाई करें इसको? 18 से कर देंगे, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, यानी कि पहले में आ जाएगी वैल्यू 6, दूसरे में आ जाएगी 10, और ये ओवरऑल वैल्यू कितना है? ओवरऑल में आ जाएगा 10 और दूसरे में आएगा 5×3=15। 10 - 6 4, 15 - 10 5, यानी कि 5:4 में हमने मिक्स किया होगा। ठीक है, और ए और बी से सीक्वेंस ए और बी का ही है, यानी कि 5:4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो ये तो शुरुआत में अच्छे सवाल थे, ये थोड़े आसान सवाल आ गए एक दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है दो टैंक हैं हमारे, दो टैंक ए और बी, और दोनों में दूध और पानी का घोल है, और दूध की सांद्रता पहले वाले टैंक में है 275/3%। मिल्क का कंसंट्रेशन पहले वाले टैंक में 275/3% और दूसरे में है 85%। और जब दोनों को हम मिलाते हैं तो मिलाने पे हमारा 90.33% मिल्क वाला 40 लीटर का घोल बनता है, 40 लीटर घोल बनता है। तो क्वेश्चन कह रहा है 40 लीटर परिणामी घोल में घोल बी की मात्रा कितनी होगी? एक बार हमने रेशियो निकाल लिया तो मात्रा भी निकल ही आने वाली है। ठीक है, चुपचाप से बस तीनों वैल्यूज का एलिगेशन कर देना है। पहली वैल्यू है 275/3, दूसरी वैल्यू है 85 और तीसरी है 90.33। ठीक है, ओके। 3 से गुणा कर देते हैं, और ये 90.33 एक तरह से 90 सही 90 सही 1/3 ही वैल्यू है। ठीक है, 3 से गुणा कर देते हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगी? पहली वैल्यू हो जाएगी 275, दूसरी वैल्यू हो जाएगी 255, और ये कितना हो जाएगा? 270 + 1 271, 271 - 255 16 और 4, यानी कि 4:1 का रेशियो आ गया हमारा। ठीक है, 4:1 का रेशियो आ गया, यानी कि 5 यूनिट है टोटल, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40 लीटर्स। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 लीटर। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि घोल बी हमारा कितना है? घोल बी क्योंकि एक ही यूनिट है तो आंसर हमारा 8 लीटर आ जाएगा। घोल ए बचा हुआ 32 लीटर होगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक शॉपकीपर ने 310 किलोग्राम राइस खरीदा है, और किस रेट पे खरीदा है? ₹110 पर किलोग्राम। उसने 90% ऑफ द टोटल क्वांटिटी को 150 रुपये पर केजी में बेच दिया। 90% को उसने ऑलरेडी सेल आउट कर दिया है 150 रुपये पे, यानी कि 40 रुपये के प्रॉफिट पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कितने प्राइस पे हमें बचा हुआ जो क्वांटिटी है उसको सेल करना चाहिए ताकि ओवरऑल प्रॉफिट उसका 80% हो, 80% उसका ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 110 रुपये में उसने परचेज किया है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, और 80% यानी कितना हुआ? 4/5 का प्रॉफिट हो, 110 का 4/5 कितना होगा? 2200 को 88 रुपये, यानी कि 88 रुपये ज़्यादा पे उसको सेल आउट करना चाहिए। ठीक है, 88 रुपये ज़्यादा पे बेचना चाहिए, और तब उसका 198 उसका सेलिंग प्राइस ओवरऑल पे होना चाहिए। ठीक है, 88 रुपीज़ का ओवरऑल उसका प्रॉफिट पर केजी होना चाहिए। ठीक है, शुरुआत का जो उसने 90% बेचा है उस पर प्रॉफिट उसका कितना है? 150 रुपये पे बेचा है, 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, इजंट इट सो? 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, उसको ओवरऑल प्रॉफिट हमारा कितना चाहिए? 88 रुपीज़ का। तो इसके लिए बचे हुए 10% को कितने में बेचना है ये तो पूछ रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिट की वैल्यू हमने लिखी है। ठीक है, यानी कि सीपी को अलग रखा है, आप चाहो तो ओवरऑल की वैल्यू लिख लो। ठीक है ना, मतलब कि बजाय प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाने के कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि 150 रुपये और 198 रुपये पे एलिगेशन लगा दो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो फिलहाल 40 रुपये पहले वाले में प्रॉफिट था,
दूसरे वाले प्रॉफिट कितना उसको लेना है, ये निकालना है हमको। 9:1 का रेशो आ रहा है कि 90% उसने ऑलरेडी सेल आउट कर दिया है, 10% बचा रह गया है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 88 माइनस 40 कितना आएगा, 48 रुपये ऐड किया है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 48 रुपीज़। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 48, 480 माइनस 48 यानी कि 432 रुपये। और 432 रुपये हमें 88 पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 432 प्लस 88 कितना हो जाएगा, 420 प्लस 100, 520 रुपये। 520 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट लेना पड़ेगा बचे हुए क्वांटिटी पे, यानी कि बची हुई क्वांटिटी का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 520 रुपये। तो प्रॉफिट चाहिए उसको, और कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी 110 रुपये है, यानी कि टोटल 630 रुपये हो जाएगा आंसर। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, ओके। 630 रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? ठीक है, आई गेस आपको सेशन में जो भी क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए वो सब पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करना है। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनका लिंक, उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही।